सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामतानाथ। कामतानाथ जी ने ये कहानी एक बालक के माध्यम से कही है। वो बालक कहता है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो उसे अपने मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बदलू उसे वहाँ पे रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ बना के देता था, जिससे वो खेलना पसंद करता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाँ, बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, तो गांव के सारे बच्चे उसको बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी उसे बदलू काका कहता था। जबकि वो अपने मामा के गांव में था, तो उसको बदलू मामा कहना चाहिए था। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। बदलू मामा कहना, काका कहा करता था। मामा ना कह के उसको काका कहा करता था, है ना। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये प्रश्न कभी कभी हमसे पूछा जाता है। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ क्या होता है? सहन का अर्थ होता है आंगन। आंगन। तो मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़, नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, भट्टी जिसमें वो चूड़ियाँ बन बनाता था। भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी के चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ मुंगेरियाँ गोल गोल लकड़ियाँ होती हैं। ये कलाई के आकार की होती हैं, जिससे उसको चूड़ियों का आकार वो देता था। चूड़ियों का साइज इसी से बनता था। रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इस तरीके से वो चूड़ियाँ बनाता था। पहले उसको सलाख की तरह पतला करता था, फिर मुंगेरी में डाल के उसको, हाँ, कलाई के आकार जितना बनाता था। बदलू का यह आकार सदा ही एक मचिए क्या होता है? एक खाट आपने देखी होगी, चारपाई,
अगर हम उसको छोटा कर दें, इस पे लेटने का काम किया जाता है चारपाई पे। अगर हम इस पे सिर्फ बैठने लायक बना दें तो वो एक स्टूल के समान बन जाएगी, तो उसको हम मचिया बोलते हैं। देखिए बदलू इसी पे बैठा हुआ है। बदलू इसी मचिए पे बैठ के ये काम कर रहा है। तो बदलू हमेशा उस मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे एक प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वो बहुत ही लगन से चूड़ियाँ बनाता था। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो जब वो चूड़ियाँ बना लेता है तो उसको बहुत ही गौर से देखता था कि इसका आकार सही है कि नहीं, इसमें सही रंग भरा गया है कि नहीं। और वो ये कल्पना करता था कि ये उस बेलन नुमा मुंगेरी में नहीं है, ये किसी नववधू की कलाई में है। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ होता है जो चूड़ियाँ बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाकर बेचते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ होता है पिता से प्राप्त, यानी जो हमारा ख़ानदानी व्यवसाय है, जो हमारा पारिवारिक व्यवसाय है, उसको हम कहेंगे पैतृक पेशा। तो बदलू का ये पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत का मतलब खर्च या बेचना, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले में वस्तु लेना और देना। विनिमय का मतलब लेन देन। तो हम अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उसके बदले में पैसा देते हैं, है ना। लेकिन वहाँ के लोग अगर कुछ लेते थे तो देखिए क्या देते थे, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। इसका मतलब वो अनाज के बदले में चूड़ियाँ लोगों को दे देता था, पैसे नहीं लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मतलब शादी में जो वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं उनको सुहाग का जोड़ा कहा जाता है। और सुहाग के जोड़े में चूड़ियों को बहुत ज़्यादा महत्व है। जब सुहाग के जोड़े में चूड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व है और चूड़ियाँ इसी के द्वारा बनाई जाती थी, तो वो वहाँ पे अपनी मांग रखता था कि मुझको ये चाहिए वो चाहिए। सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर
जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। बिगड़ गया था मतलब उसको आ, वो बात अच्छी नहीं लगी थी, या उसको जो दिया जा रहा था वो पसंद नहीं आया था। इस पे उसको गुस्सा आ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लगना का मतलब बहुत कठिनाई होना। तो बदलू को मनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। इसका मतलब विवाह के समय वो बहुत सी चीज़ें उसको दी जाती थीं। उसकी घरवाली को साड़ी का जोड़ा दिया जाता था और उसको बाद में पैसे मिलते चूड़ियों के, वो अलग, वो भी बहुत ही खुशी खुशी। इस तरीके से यहाँ पे ये दिखाया गया किस तरीके से बदलू अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ उठता का मतलब होता है बहुत ही दुखी हो जाता, बहुत परेशान हो जाता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। वो किसी स्त्री के हाथ में यदि कांच की चूड़ियाँ देखता था तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसके मुंह से कुछ गलत बात भी निकल जाती थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो इस तरीके से बदलू उत्तर देता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। वो गोलियां जिसको वो बहुत पसंद करता था, वो रंग बिरंगी गोलियां। और जब वो इस गांव से अपने घर जाता था तो अपने साथ में ले जाता था। ये बात आपको शुरू में बताई गई है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, बहुधा का मतलब अधिकतर, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो गर्मियों की छुट्टी में वो वहीं पे जाना पसंद करता था क्योंकि उसको रंग बिरंगी गोलियाँ मिलती। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली का मतलब ट्रांसफ़र, स्थानांतरण। तो उनके पिता जहाँ पे जॉब करते थे वो जॉब का स्थान बदल गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसका मतलब छः 6-7 वर्ष बाद वो जब गांव में आया
तो बदलू के बारे में वो लगभग भूल ही चुका था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। ज़माना बदल रहा था। विरले ही विरले ही मतलब बहुत ही कम। विरले का मतलब बहुत कम। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। जब उसने लाख की चूड़ियां देखी तो उसको फिर से बदलू का ध्यान आ गया। उन गोलियों का ध्यान आ गया जो वो उसको देता था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। देखिए कांच की चूड़ी का कितना बड़ा नुकसान होता है। ये आपके लिए घातक हो सकती है। इसी की जगह पे यदि लाख की चूड़ी होती तो वो आपको नुकसान ना पहुंचाते। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। जब इस गांव में हूं तो उसको अब बचपन की सारी यादें याद आने लगीं। बदलू की, आम की, गाय की, है ना। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना मतलब देखना। वो मेरी तरफ देर तक निहारता रहा, मुझे पहचानने के लिए। मैं हूँ जनार्दन। मैं हूँ जनार्दन काका। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अब बदलू को याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो सोच विचार में था। थोड़ी देर ठहरा रहा, उसकी तरफ देखता रहा। स्मृति पटल का मतलब होता है याद। स्मृति मतलब याद। तो स्मृति पटल जो जो दिमाग हमें याद दिलाता है, उस उस पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तो वो अपने फ्लैशबैक में वापस जा रहा था धीरे धीरे। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब बदलू उसको पहचान चुका था। अब उसको भी पिछली पुरानी बातें याद आने लगी थी। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मछिया नज़र आई, ना ही भट्टी। मछिया जिस पे बैठ के वो लाख पिघलाता था और भट्टी जिसमें वो लाख पिघलाता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है। मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो इस तरीके से उसने बताया कि अब मशीन का युग आ गया है, तो वो सारा काम छूट गया है और अब
लोगों को कांच की चूड़ियाँ पसंद हैं और कांच की चूड़ियाँ दिखने में भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, ये उस बालक ने बोला। बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो यहाँ पे उसने बताया कि कांच तो नाजुक होता है, जल्दी से टूट जाता है। तो उसको कांच के बारे में सुन के अच्छा नहीं लगा, शायद इसीलिए उसको खांसी आ गई। मुझे लगा उसे दमा है। दमा जो खांसी की बीमारी होती है जिसमें लगातार खांसी आती रहती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। इसका मतलब वो थोड़ी बूढ़ा हो रहा था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब मौसम के साथ जो खांसी आती है उसको फसली खांसी बोलते हैं। जब मौसम बदलता है तो अधिकतर सर्दी जुकाम हो जाता है, उसी को फसली खांसी कहते हैं। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का मतलब दुख, कोई बहुत बड़ा दुख छुपा है। लेखक ने उसकी बातों से ये जान लिया। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। बच्चों, इन पंक्तियों को ज़रूर अंडरलाइन करना। इसका अर्थ अधिकतर पूछ लिया जाता है। इसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि इन पंक्तियों का क्या आशय है, क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है, मशीन युग ने कितने हाथ काट लिए हैं। मशीनों के आने से कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं। बेरोज़गार कौन लोग हो गए हैं? जो हाथों से कुछ काम करते थे, जैसे जिनको बोलते हैं हथकरघा। जैसे हाथों से बुनाई करना, चटाई बनाना, डलिया बनाना। अब अगर ये काम मशीनें करने लगेंगी तो वो काम और जल्दी से करेंगी। तो इस तरीके से ये लोग बेरोज़गार हो गए थे। थोड़ी देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? थोड़ी देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर कहा। लहक कर उत्तर दिया। लहक कर का मतलब खुश होकर। इसका मतलब ये उसको पसंद आया। ये प्रश्न उसको पसंद आया। अब देखिए, एक बार जब उसने कांच के बारे में बात की तो उसको खांसी आ गई थी। उसका मतलब है कि वो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही थी। कांच के बारे में बात करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब आ, इसका मतलब है कि वो आम का काम कर रहा है। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब का मतलब मुँह करके बोलना। मेरी ओर मुँह करके बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। इसका मतलब वो पहले भी उसको आम खिलाता था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब उसको मलाई की याद आ गई बचपन में। हाँ,
बदलू उसके लिए मलाई ला के रखता था, बचा के रखता था, तो बड़े चाव से खाता था। तो फिर क्या पूछता है वो, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत का मतलब एक समय में, एक बार में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अब ये आम का कुछ काम करने लगा है। शायद आम से ही इसकी आमदनी होने लगी है। और आम की बात सुन के उसको प्रसन्नता भी हुई थी। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम देने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक गई का मतलब रुक गई। उसके हाथों को वो देखने लगा। रज्जू के हाथों को वो देखने लगा। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। फब रही थी का अर्थ है सुंदर लग रही थी। रज्जो के हाथ पे वो चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। लेखक जहाँ पे देख रहा था, बदलू ने पहचान के कहा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब देखिए, एक वक्त वो था जब बदलू किसी की शादी में चूड़ियाँ और ये सामान देता था किसी नववधू को, तो उसको बहुत सा आदर मिलता था। उसके नखरे भी उठाए जाते थे। वो अगर गुस्सा हो जाता था तो उसको मनाया भी जाता था, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ जो कि सुहाग का सामान होता है, सुहाग के जोड़े का एक अभिन्न अंग होता है, वो बनाता था। तो उसका कितना ज़्यादा महत्व था। लेकिन अब कांच की चूड़ियों के आ जाने से उसका सारा महत्व, सारा उसका आदर छिन गया है। अब केवल 10 पैसे मिलते हैं उसको, वो भी जमींदार के यहाँ से। जमींदार तो बहुत धन संपन्न होते हैं। जमींदार ने उसको 10 पैसे देने चाहे तो उसने मना कर दिए और कहा, जाओ शहर से ले आओ लाख की चूड़ियाँ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। देखिए, ऐसा युग आ गया था कि बदलू ने अपना जो पैतृक पेशा है उसको छोड़ दिया। इसमें उसकी हार हो गई। अब वो बेरोज़गार हो गया। लेकिन अभी भी उसने वो चीज़ नहीं अपनाई जो उसको पसंद नहीं थी। क्या पसंद नहीं थी? कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों से उसने अभी भी उसको कांच की चूड़ियों के बारे में सुन के अच्छा नहीं लगता। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। वो एक मजबूत व्यक्तित्व का आदमी था। वो मशीनी युग आने से, वक्त की मार से, वो उसके घर पे थोड़ी बहुत परेशानी तो हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी जीवन से, और वो कुछ ना कुछ काम करता रहा।
चाहे आम बेचने का काम हो या कुछ और। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।